एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग GMCH 2025 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इरिथ्रोपोइटिन थेरेपी रिक्वायर्स एडिक्वेट लेवल ऑफ विच न्यूट्रिएंट फॉर इफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस। जब हम इरिथ्रोपोइटिन थेरेपी को देते हैं तब यहाँ पर कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसका एडिक्वेट लेवल रिक्वायरमेंट होती है फॉर द इफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी विटामिन के। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी आयरन। इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन को, लेकिन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए आयरन इसेंशियल होता है। अगर इनफ आयरन प्रेजेंट नहीं होगा तो ईपीओ यानी कि इरिथ्रोपोइटिन थेरेपी हमारी लेस इफेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए हीमोफिलिक चाइल्ड फॉल्स एंड डेवलप्स स्वेलिंग ऑफ द नी, व्हाट शुड बी द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। हीमोफिलिक वाला चाइल्ड है जो कि गिर गया है और उसके बाद यहाँ पर नीज के अंदर स्वेलिंग डेवलप हो गई है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। ऑप्शन ए वार्म कंप्रेस, ऑप्शन बी एनकरेज वॉकिंग, ऑप्शन सी इमोबिलाइज एंड एलिवेट द जॉइंट, ऑप्शन डी अप्लाई एस्पिरिन फॉर पेन रिलीफ। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इमोबिलाइज एंड एलिवेट द जॉइंट। हीमोफिलिया की कंडीशन में हिम एर्थ्रोसिस यानी कि ब्लीडिंग इन द जॉइंट जो होता है वो कॉमनली देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में सबसे फर्स्ट हम इमोबिलाइज करेंगे और फिर जॉइंट को एलिवेट करेंगे टू रिड्यूस ब्लीडिंग। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी की, एस्पिरिन और वार्म कंप्रेस जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं क्योंकि इसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम ऑप्शन बी की, वॉकिंग के लिए एनकरेज करना हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पर इमोबिलाइज करना हमारा प्रायोरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following antibiotic is commonly used for treating urinary tract infection। urinary tract infection को ट्रीट करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि कॉमनली यूज में ली जाती है। ऑप्शन ए रिफाम्पिसिन, ऑप्शन बी क्लिंडामाइसिन, ऑप्शन सी नाइट्रोफ्यूरांटियोन, ऑप्शन डी इरिथ्रोमाइसिन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नाइट्रोफ्यूरांटियोन जो होती है उसे यूटीआई को ट्रीट करने के लिए यूज में लेते हैं। यह एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है स्पेशली इन द फीमेल्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिफाम्पिसिन की, तो रिफाम्पिसिन आपको पता ही होगा, इसका यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है हमारा क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन इज यूजफुल फॉर एनारोबिक इन्फेक्शन। उसके बाद आता है हमारा इरिथ्रोमाइसिन जो कि यूज किया जाता है फॉर द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया था यूटीआई को ट्रीट करने के लिए, तो वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विथ मेनिया इज नॉट ईटिंग प्रॉपरली, व्हाट शुड द नर्स डू। एक मेनिया डिजीज कंडीशन वाला पेशेंट थी, वह जो है खाना प्रॉपरली नहीं खा रहा है, तो यहाँ पर नर्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए फोर्स हिम टू ईट फुल मील्स, ऑप्शन बी ऑफर हिम स्नैक्स ही कैन ईट क्विकली, ऑप्शन सी गिव हिम स्लीपिंग पिल्स, ऑप्शन डी टेल हिम टू स्टॉप मूविंग एंड सिट डाउन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ऑफर हिम स्नैक्स ही कैन ईट क्विकली। मैनिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स एक जगह पर बैठते ही नहीं है, वह इधर उधर मूव होते रहते हैं और वह खाना भी भूल जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हमें क्या करना है, हम फिंगर फूड जो आसानी से चलते हुए भी खाया जाए या फिर हम स्नैक्स ऑफर करेंगे ताकि उनकी एनर्जी भी मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नर्सिस फर्स्ट प्रायोरिटी इन केयरिंग फॉर ए पैरानोइड शिजोफ्रेनिक पेशेंट। पैरानोइड शिजोफ्रेनिक पेशेंट की केयर करते वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी। ऑप्शन ए मेक देम जॉइन ग्रुप थेरेपी, ऑप्शन बी फोर्स देम टू टेक मेडिसिन, ऑप्शन सी मेंटेन इंश्योर सेफ्टी, ऑप्शन डी गिव देम मोर फूड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी मेंटेन ट्रस्ट एंड इंश्योर सेफ्टी। पैरानोइड पेशेंट्स में हमेशा सेफ्टी फर्स्ट कंसर्न रहती है, इसीलिए पहले ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। इसके अलावा बाकी के ऑप्शन जैसे कि ग्रुप थेरेपी ज्वाइन करना, मेडिसिन के लिए फोर्स करना या फिर ज्यादा फूड देना, यह हमारी जो है एक्टिविटीज डैमेज करती है ट्रस्ट को। पेशेंट जो होता है वो मिसट्रस्ट करने लग जाएगा और ट्रीटमेंट के लिए कॉपरेट भी नहीं करेगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो पेशेंट है वो पैरानोइड शिजोफ्रेनिया वाला है, तो वहां पर हमें ट्रस्ट बिल्डअप करना हमारा प्रायोरिटी रहता है। इसीलिए ऑप्शन सी यानी कि मेंटेन ट्रस्ट एंड इंश्योर सेफ्टी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ ऑफन शुड ए नर्स इंश्योर द पेशेंट्स ब्लड इज टेस्टेड फॉर WBC काउंट ड्यूरिंग द इनिशियल वीक ऑफ क्लोजापिन थेरेपी। एक पेशेंट को अगर हम क्लोजापिन थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल वीक्स के अंदर जो WBC का काउंट है वो पेशेंट का कब चेक होना चाहिए। ऑप्शन ए वीकली, ऑप्शन बी मंथली, ऑप्शन सी एवरी 6 मंथ, ऑप्शन डी ओनली बिफोर स्टार्टिंग थेरेपी। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए वीकली।
अगर किसी पेशेंट में क्लोजापिन स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल वीक में वीकली मॉनिटर करना होता है WBC काउंट को। इसका रीजन यह है कि क्लोजापिन से ई ग्रेन्युलोसाइट होने की चांसेस रहते हैं और इसे डिटेक्ट करने के लिए हम WBC काउंट मॉनिटर करते हैं। अगर काउंट स्टेबल होते हैं तो फिर इस टेस्ट का फ्रीक्वेंसी जो है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कॉजेज ए मशीन लाइक मरमर। कौन सा ऐसा कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है जिसके अंदर की मशीन लाइक मरमर सुनाई देती है? ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन बी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन सी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ऑप्शन डी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की कंडीशन के अंदर कंटिन्यूअस टर्बुलेंट फ्लो होता है जो कि मशीन लाइक मरमर की तरह सुनाई देता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं VSD, ASD और टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट की, तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस और मशीन लाइक मरमर सुनने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच पोजीशन इज रिकमेंडेड टू रिलीव ए टेट स्पेल इन ए चाइल्ड विद टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। हमारे पास पेशेंट है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट वाला, यहाँ पर टेट स्पेल को जो है रिलीव करने के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं? ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी नी चेस्ट पोजीशन, ऑप्शन सी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन डी ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी नी चेस्ट पोजीशन। सबसे फर्स्ट हमें यह पता होना चाहिए कि टेट स्पेल क्या होता है। इसमें क्या होता है, सडन एक्यूट साइनोसिस डेवलप होता है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। इसे मैनेज करने के लिए हम चाइल्ड को नी चेस्ट पोजीशन जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं। यह पोजीशन हेल्प करती है इन रिलीविंग साइनोटिक स्पेल को। सुपाइन और प्रॉन पोजीशन जो हमें यहाँ पर दी गई है यह लेस इफेक्टिव रहती है। और बात करते हैं हम ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन की, तो यह इट इज नॉट टिपिकली यूज्ड फॉर दिस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट इज द रिकमेंडेड चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ फॉर एडल्ट्स ड्यूरिंग CPR। एडल्ट के अंदर जो हमारा चेस्ट कंप्रेशन का डेप्थ होता है वह कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए एटलीस्ट 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी अबाउट 1.5 इंच 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी एटलीस्ट 2 इंच 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी एज डीप एज पॉसिबल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एटलीस्ट जो होता है 2 इंच यानी कि 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं एडल्ट पर्सन के अंदर CPR की, तो उनके अंदर जो डेप्थ होती है वह एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर रहती है, जो कि इंच के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो 2 इंच होती है। अगर डेप्थ हमारी 5 सेंटीमीटर से कम होगी तो इफेक्टिव नहीं होगी और ज्यादा डीप हो जाएगी तो इंजरी के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट की, तो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा? ऑप्शन ए एम्ब्रियोनिक, जर्मिनल, फिटल, ऑप्शन बी जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक, फिटल, ऑप्शन सी फिटल, एम्ब्रियोनिक, जर्मिनल, ऑप्शन डी एम्ब्रियोनिक, फिटल एंड जर्मिनल। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी। अगर हम बात करते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट की स्टेजेस की, तो सबसे फर्स्ट आती है हमारे जर्मिनल, उसके बाद आती है एम्ब्रियोनिक और फिर आती है फिटल। चलिए अब हम यहाँ पर इन तीनों स्टेजेस को भी देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे फर्स्ट आती है हमारी जर्मिनल जो कि 0 से 2 वीक्स के बीच में होती है। उसके बाद आती है एम्ब्रियोनिक जो कि 3 to 8 वीक्स होती है। फिटल की हम बात करते थे 9 वीक्स से लेकर बर्थ तक कंसिडर किया जाता है। जर्मिनल के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक के अंदर मेसिल ऑर्गन सिस्टम बिगिन टू फॉर्म आता है। फिटल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ द ऑर्गन्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रीनेटल स्टेज इज मोस्ट वल्नरेबल टू कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन ड्यू टू टेरेटोजेंस। कौन सी ऐसी प्रीनेटल की स्टेज होगी जो कि मोस्ट वल्नरेबल रहती है फॉर द कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन ड्यू टू टेरेटोजेंस? ऑप्शन ए जर्मिनल स्टेज, ऑप्शन बी एम्ब्रियोनिक स्टेज, ऑप्शन सी फिटल स्टेज, ऑप्शन डी पोस्टनेटल स्टेज। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेज। जैसा कि हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा था, स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट 3 स्टेजेस होती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज जो कि हमारा 3 से 8 वीक्स का जो ड्यूरेशन होता है उसे हम कहते हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। यह एक मोस्ट सेंसिटिव पीरियड होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट DVT पोस्ट सर्जरी इज। पोस्ट सर्जरी में हमारा DVT यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने का बेस्ट मेथड क्या है? ऑप्शन ए बेड रेस्ट, ऑप्शन बी IV फ्लूइड्स, ऑप्शन सी अर्ली एम्बुलेशन, ऑप्शन डी NPO स्टेटस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी अर्ली एम्बुलेशन।
अर्ली एम्बुलेशन इसलिए हमारा राइट आंसर है क्योंकि अर्ली एम्बुलेशन की वजह से सर्कुलेशन जो होता है वो स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा विनस स्टेसिस है वो प्रिवेंट होता है। और विनस स्टेसिस एक की फैक्टर रहता है इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डेथ एंड थ्रोम्बोसिस आफ्टर सर्जरी। इसीलिए हम पेशेंट को अर्ली एम्बुलेशन के लिए कहते हैं पोस्ट सर्जरी।